गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आपने टोटल रेवोल्यूशन के अंदर आने वाली 7 क्रांतियों में से 2 क्रांति है उनके बारे में आप पढ़ चुके हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था। टोटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड हमने भूमिका की थी कि क्यों टोटल रेवोल्यूशन की यानी कि संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत जयप्रकाश नारायण महसूस करते हैं। उसके बाद 7 प्रकार की क्रांतियों में हमने सबसे पहली नैतिक आध्यात्मिक क्रांति को कर लिया था। दूसरे नंबर पर सैद्धांतिक एवं बौद्धिक क्रांति को हमने पढ़ा था। अब बारी आती है बाकी की रेवोल्यूशंस की, बाकी की 5 बची हुई रेवोल्यूशंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर सर्वोदय इस देश में लाना है, यानी कि सबका उदय करना है, सबके समानता की बात करनी है, सामाजिक समानता लेकर आनी है, तो उसके लिए बहुत अधिक जरूरी हो जाता है कि आप सांस्कृतिक क्रांति लेकर आएँ। और सांस्कृतिक क्रांति को उन्होंने 3 भागों में बांटा कि 3 प्रकार से जरूरी है, 3 बदलाव लाने जरूरी है समाज में, तभी सांस्कृतिक क्रांति आएगी, सर्वोदय आएगा। तो सबसे पहले वो कहते हैं मूल्यों में परिवर्तन, चेंज इन वैल्यूज़। यानी कि आम जो नागरिक है वो केवल अपने बाहरी ढांचे में नहीं, यानी पहनने, उड़ने, भाषा बोलने में, इन्हीं में परिवर्तन ना करें, बल्कि अपने आचार विचारों में भी परिवर्तन करें। वो अपने आंतरिक जो मन में उसके जो मूल्य हैं उनमें उन्हें भी वो परिवर्तन लेकर आए। उनका ये विचार था कि भारत में मानव जीवन के मूल्यों में तथा अपने सहयोगियों के प्रति व्यक्तियों के आम दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। व्यक्तियों की आदतों में, विचारों में बदलाव आना चाहिए ताकि आदर्श समाज बन सके। इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति पर बल दिया, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के मूल्यों, सोच, विचारों और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना था। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर स्वधर्म पर बल, फोकस्ड ऑन स्वधर्म। ये जो स्वधर्म है ये कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख की भांति कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो जो व्यक्तियों के कर्तव्य हैं उसको वो स्वधर्म मानते हैं कि व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, तो वो उसका स्वधर्म है, वो उसका सबसे पहला सर्वोपरि धर्म बनता है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करे। उनका विचार था कि भारतीयों को ये शिक्षा देने की आवश्यकता है कि एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को सहनशीलता, दया, नम्रता का गुण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुण व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। एक तो एक दूसरे के लिए आप हमेशा एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, सहनशीलता रखें, नम्रता रखें, और अपने कर्तव्य जो भी उन्हें लगता है समाज में कर्तव्य हैं, समाज को ऊपर उठाकर लेकर जाने के, उन सभी कर्तव्यों का वो पालन करें। नागरिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविक वैल्यूज। देखिए नागरिक गुण क्या है, एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, आप खुद भी सोच सकते हो कि कैसे क्या क्या होना चाहिए उस आदमी में। वो आदमी सत्य बोलता हो, प्यार दया की भावना रखता हो, अहिंसा में विश्वास रखता हो, सभी मनुष्यों को समान समझता हो, पक्षपात रहित हो, झूठ ना बोलता हो, नशा ना करता हो, कर्तव्यों का पालन करता हो, देश की सुरक्षा के बारे में सोचता हो। ये सारे गुण हैं। आप अगर इसमें खुद भी ऐड करना चाहोगे, जितने चाहो गुण ऐड कर सकते हो कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो उन सभी गुणों को आप इसमें लिख सकते हो। तो जयप्रकाश नारायण भी यही कहते हैं कि नागरिक गुणों का विकास करो ताकि क्या हो, सांस्कृतिक क्रांति लाई जा सके और देश का विकास किया जा सके। फिर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो सामाजिक क्रांति की। और ये जो सामाजिक क्रांति यानी कि समाज से संबंधित, समाज में आपको पता है कि समाज में कौन आता है, समाज में हर वो व्यक्ति आता है जो सोसाइटी में रह रहा है और आपस में चीज़ों का आदान प्रदान करता है, आचार विचार करता है, हर तरह से समाज की जो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स है, वो सामाजिक रिवोल्यूशन के अंतर्गत लेते हैं। और सबसे पहले वो गांव की बात करते हैं कि गांव का पुनर्गठन करना होगा, गांव को फिर से संगठित करना होगा। गांव के अंदर सिर्फ केवल गांव ही नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी जंगली क्षेत्र है, इन यहाँ के लोगों को भी पुनर्गठित करना होगा, उनको आवश्यकता समझानी होगी एक साथ फिर से आने की। वे शहरों के मुकाबले जो है गाँव को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि शहरीकरण की प्रवृत्ति जो है वो
वो व्यक्तियों में स्वार्थ भावना लेकर आती है, उनमें भाईचारे की भावना कम होती है, वो एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते, इवन वो प्रकृति से भी संपर्क नहीं रखते। ऐसे में जो है गांव के लोग अभी भी ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आपसी भाईचारे से जुड़े हुए हैं। तो पहले गांव को संगठित करोगे, और जो क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रह होती है, तो अपने आप से ही ये समाज पुनर्गठित हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा। तो गांव का पुनर्गठन करना बहुत ज़रूरी है, शहरों से भी बहुत अधिक ज़रूरी है। फिर गांव के बाद वो कहते हैं कि समाज का भी पुनर्गठन होना चाहिए, समाज का निर्माण होना चाहिए, ताकि सर्वोदय को पाया जा सके। एक्चुअली वो कहते हैं कि सामाजिक जो ढांचा है वो सर्वोदय का आधार है। नारायण जी कहते हैं कि सामाजिक क्रांति द्वारा ऐसे समाज को जो सत्य, अहिंसा, शारीरिक श्रम, सहनशीलता, समानता के आधार पर हो, ऐसा समाज वो संगठित करना चाहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को समान समझा जाए। वो जो विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान की बात की थी, उसके साथ वो ऐसे समाज का स्थापना करना चाहते हैं। इसके अलावा समाज में मनुष्य मनुष्य का शोषण ना करे, ऐसे समाज की वो स्थापना करना चाहते हैं। फिर शारीरिक श्रम पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि आज के समय में अगर आप देखोगे तो उस व्यक्ति को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है जो वास्तव में शारीरिक श्रम नहीं करता, यानी कि मानसिक श्रम को अधिक आदर और महत्व दिया जाने लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझेंगे, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो एक ऑफिस में बैठते हैं, वो शारीरिक काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप एक आईपीएस ऑफिसर से लीजिए। आईपीएस ऑफिसर फील्ड वर्क इतना नहीं होता जितना वो आदेश देने का काम करता है। उनका जो मेंटली वर्क होता है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट को संभाला जा सकता है, उसमें लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है, शासन व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है, काम कौन करता है? नीचे स्तर पर हवलदार, कांस्टेबल, ऐसा ये सब काम करते हैं। तो शारीरिक बल जो, और आप ये भी देखेंगे कि शारीरिक बल कम करने वाले, मानसिक बल ज़्यादा करने वाले, उनको ज़्यादा समाज में आदर दिया जाता है, ज़्यादा बड़ा ओहदा दिया जाता है, ज़्यादा वेतन दिया जाता है। तो इस तरह की मानसिकता के नारायण जी खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक श्रम करने से किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, केवल उन व्यक्तियों को छूट दी जा सकती है जो किसी शारीरिक कारण से, अपाहिज होने के कारण, अपंग होने के कारण श्रम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज तो सबके लिए जो शारीरिक श्रम है वो जो है कंपलसरी कर देना चाहिए। उनका विचार था कि एक तो उनका विचार जो था, इसके पीछे वास्तविक भाव ये था कि एक तो शारीरिक श्रम करने वाले को पूर्ण आदर दिया जाएगा, दूसरा मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत थोड़ा शारीरिक श्रम करना भी आवश्यक हो जाएगा, जिससे समाज एक गतिशीलता बनी रहे, लोगों का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी हो सके, ताकि सामाजिक क्रांति को बल मिले। फिर फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि सामाजिक व आर्थिक असमानता का अभाव होना चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए समाज में, धन और संपत्ति सबके आवश्यकता अनुसार सबको मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, ना कोई अधिक अमीर होना चाहिए ना कोई गरीब होना चाहिए, परंतु ऐसा अंतर इतना अधिक नहीं हो, हालांकि वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि सामाजिक असमानता पैदा हो जाए। और नारायण जी जो है व्यक्तिगत संपत्ति को आर्थिक असमानता का मूल कारण मानते हैं, कि जो व्यक्तियों के पास जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है ना, आप घर में पड़ी रहती, इकट्ठा करते रहते हैं, वो संपत्ति वास्तव में समाज में सबसे बड़ी असमानता लेकर आती है। और वो दो तरह की संपत्तियों की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरी निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी। कहते हैं कि इन दोनों में अंतर है। जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति, ऐसी संपत्ति से जो व्यक्ति निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। ऐसी संपत्ति मनुष्य के शोषण का साधन नहीं होती, वो केवल जो निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी, केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए करेगा। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि उसने बहुत सारा अपने पास इकट्ठा कर लिया है और उसको धन को इकट्ठा कर लिया जो सभी के काम आ सकता था, और उसको वो सिर्फ अपने लिए ही लेकर रख रहा है, तो ऐसे में समाज में असमानता आएगी। कुछ लोगों के पास जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी अधिक हो जाएगी कि उनको पर्सनल प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि उनकी आवश्यकताओं से भी अधिक उनके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिससे कि समाज में असमानता आएगी। फिर जाति प्रथा का अंत करना चाहते हैं। वो आपको पता है कि सामाजिक क्रांति अगर लेकर आनी तो समाज में जाति शब्द को खत्म करना होगा। उनका विचार था कि ऐसी प्रथा मनुष्य में भेदभाव, सामाजिक असमानता पैदा करती है। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में जन्म पर आधारित जाति प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किया जाए, ताकि लोग मानवीय भाईचारे की भावना से समाज में एक दूसरे के सहयोगी बने। फिर वो स्त्री स्थिति में सुधार की बात करते हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार आदि की बुराइयों संबंधी जितनी भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके प्रति जो वो उनका
का खात्मा चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाएं। भारतीय स्त्री को पुरुष की प्रमुखता से स्वतंत्र करवाने, उसमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव की भावना विकसित करना, स्त्री के व्यक्तित्व का विकास करना नारायण की सामाजिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसी के साथ वो मानसिक श्रम, जन्म, धर्म आदि, संपत्ति, धन, हस्त श्रम आदि, इन सब के बारे में वो खुलकर बात करते हैं ताकि समाज में सामाजिक क्रांति लाई जा सके, आर्थिक असमानताओं, आर्थिक शोषण को खत्म किया जा सके। फिर अगर हम पांचवी क्रांति की बात करें, वो है शैक्षणिक क्रांति, यानी शिक्षा से संबंधित क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत सारे दोष हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसकी उन्नति की बात केवल शहरी क्षेत्र तक ही ज़्यादा सीमित हो गई है। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है उस पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है। भारत के ग्रामीणों की आवश्यकताओं के प्रति शिक्षा प्रणाली के निर्माताओं ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। उनका मत था कि शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज की व्यवहारिक सच्चाइयों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे। लोगों को समाज में किस तरह से सर्वाइव करना है, कैसे अपना रोजगार वो खुद भी जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से घर के जो बेसिक काम है उनको भी कर सकते हैं। तो इस तरह की समझ जो है देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ऐसी कोई समझ नहीं देती है। तो ऐसे में वो चाहते थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे परिवर्तन आए। खासतौर पर 1970 में उन्होंने राष्ट्र के नाम पर अपने एक संबोधन में कहा था कि स्वतंत्र भारत में समस्त राष्ट्रीय विकास के साथ शिक्षा प्रणाली का अधिक विकास नहीं हुआ है, जो कि होना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को उनके जीवन की वास्तविक कठिन सच्चाइयों को जानना है तो शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। फिर वो प्राथमिक शिक्षा के प्रति अनदेखी पर भी एक क्वेश्चन करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो बिल्कुल प्राइमरी बेसिक लेवल की जो शिक्षा होती है उसमें भारतीय जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत अधिक धन खर्च नहीं किया है। जो प्राथमिक यानी 5वें स्तर तक की शिक्षा होती है उनमें ज़्यादा धन खर्च नहीं किया है। ज़्यादातर धन वो उच्च शिक्षा को खर्च करने में ही लगा रहे हैं। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको संपूर्ण शिक्षा मानकर, शिक्षा का मूल आधार मानकर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रारंभिक शिक्षा आप अगर अच्छे प्रकार से दे पाते हो, वो नींव आप अच्छी खड़ी कर पाते हो, तो आगे जाकर उच्च शिक्षा अपने आप अच्छी हो जाएगी, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो उनका मत था कि प्रारंभिक शिक्षा के उचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का लाभदायक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट था वयस्क और सामाजिक शिक्षा पर बल। देखिए अगर हम अभी का जो शिक्षा प्रणाली की बात करें तो उसमें वयस्क यानी कि जो युवा हैं उनकी शिक्षा की ही बात की जाती है, ज़्यादातर बच्चों की, युवाओं की बात की जाती है और केवल किताबी शिक्षा की बात की जाती है। लेकिन जयप्रकाश नारायण यहाँ बदलाव की बात करते हैं कि सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए। उनका मानना था कि स्कूल की 4 दीवारी तक ही शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे गांव है, गांव में एक स्कूल बनाने के बजाय बल्कि पूरे गांव को एक स्कूल की तरह ट्रीट करना चाहिए। गांव में जो भी बहुत अच्छा कारीगर है, जो बहुत अच्छा काश्तकार है, बहुत अच्छा कुम्हार है, उन सबको एक अध्यापक की तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सबको अपनी कारीगरी के जो नुस्खे हैं वो सारे ग्राम वालों को सिखाने चाहिए। जितने भी गांव के लोग होंगे वो सारे जो हैं सभी स्कूल के विद्यार्थी होने चाहिए, यानी कि गांव के ही लोग अध्यापक होंगे और सॉरी फॉर द इंटरप्ट, और गांव के सारे लोग जो होंगे वो स्कूल के विद्यार्थी होने चाहिए। तो उनके विचार का भाव ये था कि नियमित शिक्षा के अतिरिक्त जो एक 4 दीवारी शिक्षा के अतिरिक्त पूरे गांव को एक शिक्षा का केंद्र मानकर करना चाहिए और सिर्फ युवाओं पर फोकस ना होकर जो गांव का प्रौढ़ है यानी कि जो बूढ़ा है उसको भी शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए जरूरी कर देनी चाहिए। नारायण शैक्षणिक क्रांति द्वारा ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते थे जिसके अधीन दिया गया ज्ञान जीवन के वास्तविक अनुभवों से संबंधित हो। जो प्रणाली विद्यार्थियों में सच्चाई, अहिंसा के गुण विकसित कर सके। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली को व्यर्थ मानते थे जिनका कि व्यवहारिक यानी जीवन की जो सच्चाइयां हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है, उनसे कोई संबंध ही नहीं है। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत बात करते हैं। आप ये देखेंगे कि विदेशों में ऐसी ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे स्कूलों को जो है इलेक्ट्रिक काम करना बचपन से सिखाया जाता है। खासतौर पर जापान की अगर आप शिक्षा प्रणाली देखेंगे तो वहाँ पर बच्चों को बचपन से मशीनें ठीक करना, घर के इक्विपमेंट्स बनाना, जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। खाना बनाना
खाना, इवन वहाँ का उनके कल्चर में चाय बनाना बहुत फेमस है, तो वहाँ के बच्चों को बचपन से चाय बनाना भी सिखाया जाता है। कल्चर से जुड़े रहने के लिए कपड़े बनाना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं ताकि वास्तव में आत्मनिर्भर बन सके आगे जाके। उनको सिर्फ के किताबी ज्ञान ही ना हो, उनके जीवन को चलाने के लिए व्यवहारिक सच्चाइयाँ भी उन्हें मालूम होनी चाहिए। आगे की जो पॉइंट है 6th और 7th रेवोल्यूशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, वो आई थिंक हमारी लास्ट वीडियो होगा। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियोस